हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी से रिलेटेड उत्तक, जैव अणु यानी लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हम अपने वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। साथ ही पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने हमारी लास्ट वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। ऐसे ही आप आने वाली वीडियो पर भी रिस्पांस देते रहना। और कुछ बच्चे हैं जो हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि मैम हमें पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। तो बच्चों, हमने पहले भी बताया है और अब भी बता रहे हैं कि पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी और आपको हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर मिल जाएगी, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी आपको सीधे डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वसा उत्तक मानव शरीर में पाए जाने वाला किस प्रकार का उत्तक है? उपकला है, पेशीय है, तंत्रिका है या संयोजी है? तो जो वसा उत्तक है वो हमारे शरीर में पाए जाने वाला किस प्रकार का उत्तक है? तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक क्या होते हैं? जो एक अंग को दूसरे अंग से मिलाने का काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? संयोजी उत्तक। यानी कि मान लो हमारी उंगली को हथेली से जो अटैच कर रहा है तो वो क्या है? संयोजी उत्तक है। अब हथेली को हाथ से जो अटैच कर रहा है तो ये सभी क्या होंगे? यानी कि एक अंग को दूसरे अंग से जो अटैच करता है उसको क्या बोलेंगे हम? संयोजी उत्तक। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? यानी कि बाह्य परत के लिए लैरिंग्स बोलेंगे उसको, क्वाड्रिसेप्स बोलेंगे, एपिडर्मिस बोलेंगे या कीरेटिन बोलेंगे। तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो मानव शरीर की बाह्य परत के लिए हम जिस शब्द का उपयोग करते हैं तो वो है हमारा ऑप्शन सी, एपिडर्मिस। इसका उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक का काम करते हैं? यानी कि पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक का काम करता है। तो वो क्या होते हैं? पेशी उत्तक होते हैं, तंत्रिका उत्तक होते हैं, संयोजी उत्तक होते हैं या उपकला उत्तक होते हैं। तो वो हमारे क्या होते हैं? तो जो पशुओं में एक सुरक्षात्मक उत्तक का काम करता है तो वो होते हैं उपकला उत्तक। ये शरीर के पशुओं के बाहरी त्वचा की साइड में होते हैं और ये क्या करते हैं? जो शरीर के अंदर जो नाजुक अंग होते हैं उनको बचाने में काम करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सुरक्षात्मक उत्तक बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? जो त्वचा होती है हमारे शरीर की स्किन, वो कैसी झिल्ली होती है? सिरोज झिल्ली होती है, क्यूटेनियस झिल्ली होती है, साइनोवियल झिल्ली होती है, म्यूकस झिल्ली होती है। तो ये त्वचा होती है तो वो हमारे शरीर की कैसी झिल्ली होती है? तो क्यूटेनियस झिल्ली होती है, ये नाम ही है। नेक्स्ट देखो, खालिस्तान की रचना लंबे रेशेदार प्रोटीन्स जैसे तंतु से होती है जो मांसपेशियों की सिकुड़ने या फैलने से एक दूसरे पर सरकती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? मायोफिब्रिल्स, सार्कोमर्स, क्रॉस ब्रिजेज या जेजबंड। तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो उसका नाम है ऑप्शन बी, सार्कोमर्स। दोस्तों, ये बायोलॉजी है, तो अगर आप कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आर्ट साइड से हैं उनको समझ नहीं आ रहे, लेकिन कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। आपके 10th लेवल से जिन्होंने आप 10वीं तक आपने जो बायोलॉजी पढ़ी है उससे रिलेटेड ही है। अगर आप इसको एक या दो बार आसानी से पढ़ोगे, 2 बार वीडियो देखना, 2 बार पीडीएफ से देखना, आपको यह क्वेश्चन याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक उत्तक नहीं है? अस्थि, उपास्थि, रक्त या कंकाल पेशी। संयोजक उत्तक नहीं है, तो कौन सा नहीं है?
तो वो है कंकाल पेशी संयोजी ऊतक नहीं है। नेक्स्ट देखो, किस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती हैं? वसा ऊतक, शल्की, ग्रंथिल या कोलेजन? तो किसकी होती है वसा संग्रहण की? वसा ऊतक की ही होती है। नेक्स्ट देखो, कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला ऊतक खालिस्तान को छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन है घनाकार, स्तंभाकार, शल्की या बेलनाकार। तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, बेलनाकार। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकला ऊतक का कौन सा प्रकार एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है जिनके किनारे अनियमित होते हैं? तो घनाकार, स्तंभाकार, पक्षमापी या शल्की? तो कैसा होता है उपकला ऊतक का प्रकार? तो उनका प्रकार होता है शल्की टाइप का। नेक्स्ट देखो, अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक है। इसका आण्वीय अधात्री खालिस्तान तंतु एवं कैल्शियम लवण युक्त होता है जो अस्थि को मजबूती प्रदान करता है। अस्थि मतलब हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। तो वो क्या होते हैं? उपास्थि, फाइब्रोब्लास्ट, महाक्षकाणु या कोलेजन? तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे कोलेजन, जो अस्थि को मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट देखो, दृढ़ संयोजी ऊतकों द्वारा कंकाल से जुड़ी रहने वाली मांसपेशियां क्या कहलाती है? उपास्थि, तंत्रिका कोशिका, नसें या स्नायु? तो वो क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती है, कौन सा जवाब आएगा? तो ऑप्शन बताओ। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, नसें। यानी कि जो संयोजी ऊतक होते हैं वो तो क्या करते हैं? एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन उनके अंदर जैसे कि ब्लड सप्लाई हो या कुछ भी हो, वो कौन क्या काम, मतलब उस वो काम कौन करता है? तो वो काम करती है नसें। हमारे शरीर में पतली पतली होती है ना, देखो पीले हरे हरे रंग की, तो वो ये काम करती है। नेक्स्ट, पौधों में लचीलापन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो कौन सा उत्तर है? मेरिस्टेमेटिक, स्क्लेरेंकाइमा, पैरेन्काइमा या कोलेनकाइमा? तो कौन सा होता है पौधों में लचीलेपन के लिए? तो पौधों में लचीलेपन के लिए कोलेनकाइमा ऊतक जिम्मेदार है। नेक्स्ट देखो, पादपों में जल का परिवहन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? जाइलम, फ्लोएम, रंध्र या मूलरोम? तो देखो, पादपों में जल का जो परिवहन है, यानी कि जल है वो पत्तों तक या शरीर के अन्य भागों तक कौन पहुँचाता है? तो वो पहुँचाता है हमारा, दो है, कंफ्यूज मत होना, एक तो जाइलम, फ्लोएम, दो होते हैं। तो बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि कौन पहुँचाएगा। तो जो जल है, तो जल कौन पहुँचाएगा? जल से याद रखना, जैसे जल और जैसे जाइलम। तो जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। और भोजन का परिवहन या खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है? तो वो करता है फ्लोएम। ठीक है, याद रहेगा ना, जैसे जल और जैसे जाइलम, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट, कौन सी कोशिकाएं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों को बढ़ने में मदद करती है? तो कौन सी होती है? वो स्थायी होती है, त्वचीय होती है, मेरिस्टेमेटिक होती है या प्रौढ़ होती है? तो वो कोशिकाएं कहलाती है, ऑप्शन में बताओ। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मेरिस्टेमेटिक कहलाती है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित अविभेदित कोशिकाओं वाले अधिकांश पौधों में वह ऊतक होता है जो पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां वृद्धि की संभावना होती है। तो वो कौन सा होता है? स्थूल कोण ऊतक होता है, विभियोजक ऊतक है, या मृदुक है, या दारू है? तो दारू पता है किसको बोलते हैं? जाइलम को ही बोलते हैं। तो बताओ, तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, विभिजोतक। नेक्स्ट देखो, किस ऊतक में मजबूत तथा मोटी लिग्निफाइड सतह होती है? कोलेनकाइमा में, पैरेन्काइमा में, एरेन्काइमा में, स्क्लेरेन्काइमा में? तो जो मजबूत और मोटी लिग्निफाइड सतह किस में होती है? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन डी, स्क्लेरेन्काइमा में। नेक्स्ट देखो,
वेलामेन यानी पादप उत्तक का कार्य क्या है? तो पादप उत्तक का कार्य क्या है, क्या कार्य करता है वो? श्वसन, जल का अवशोषण, तापमान नियंत्रण या खनिजों का अवशोषण। तो इसका कार्य क्या है, जल्दी से बताओ। तो हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी, जल का अवशोषण करता है। नेक्स्ट देखिए, खालिस्तान एक लंबा इंटरनोड है जो निचला हिस्सा या संपूर्ण डंठल बनाता है। तो वो क्या होता है? प्रकंद, मेरुदंड, पुष्प अक्ष या तना। तो वो क्या होता है? तो वो होता है तना। क्या होता है? तना। नेक्स्ट देखो, किस स्थिति में पेड़ सबसे आसानी से मृत हो सकता है? यानी कि कौन सी स्थिति होती है जिससे वो आसानी से मर जाता है? छाल उतरने के दौरान, सभी पत्तियों के झड़ने के दौरान, आधी शाखाओं के टूटने के दौरान या आधी पत्तियों के झड़ने के दौरान। जल्दी से बताओ कमेंट में। तो हमारा सही जवाब पता है क्या होगा? ऑप्शन ए, छाल उतरने के दौरान। अच्छा एक बात बताओ, हमारे शरीर को सर्दी कब लगती है, गर्मी कब लगती है ज़्यादा? यानी कि अगर हम शरीर पर कुछ पहनेंगे नहीं, यानी कि सर्दी कब लगेगी? यानी कि शरीर पर कुछ पहने, कपड़े हमें क्या करते हैं? सर्दी से बचाते हैं। तो ऐसे ही जो पेड़ों की जो छाल होती है उसको बाहरी चीज़ों से बचाती है, जैसे सर्दी या कुछ भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनको अंदर होने से रोकती है। अगर छाल ही उतर जाएगी तो उस दौरान पेड़ एकदम नाजुक हो जाता है, तो वो आसानी से मृत हो सकता है। तो छाल उतरने के दौरान पेड़ सबसे आसानी से मृत हो सकता है। नेक्स्ट देखो, पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? जाइलम बताया था, जैसे जाइलम और जैसे फिर क्या आ जाएगा, जल्दी से कमेंट करो। ऑप्शन ए, जल का वहन, खाद्य पदार्थ का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो बताओ, वेरी गुड, ऑप्शन ए, जल का वहन करता है। जाइलम क्या करता है? जल का वहन, यानी कि जल को शरीर के सभी पौधों के शरीर सभी भागों में, यानी कि पेड़ों तक, तनों तक पहुंचाता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। करंट अफेयर से रिलेटेड आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपने करंट अफेयर की तैयारी को मजबूत करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और करंट अफेयर से संबंधित डेली पीडीएफ, क्विज, वीकली क्विज, मंथली पीडीएफ, 6 मंथ पीडीएफ या ईयरली पीडीएफ सभी आप हमारी वेबसाइट पर प्राप्त करें, वो भी बिल्कुल फ्री में। फिर से बता रही हूँ आपको, इस वीडियो की पीडीएफ या एनीवन किसी भी वीडियो की पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, या आप हमारे सीधे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर भी इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, आपको एकदम मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, आप टेंशन मत लेना। नेक्स्ट देखो, पोषवाही फ्लोएम परिवहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्लोएम परिवहन का एक दिशात्मक होता है। फ्लोएम में अतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है। फ्लोएम रस में C+ सर्वाधिक यानी Ca+ यानी कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में कैटायन होता है। गुरुत्वाकर्षण फ्लोएम परिवहन को प्रेरित करता है। तो कौन सा कथन सही है? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एकदम सही है। इसमें क्या है? फ्लोएम में अतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है। इसका मतलब क्या है? जो फ्लोएम है, जिसको हिंदी में पोषवाही बोलेंगे, उसका काम क्या करता है? यानी कि जड़ों से खाद्य पदार्थों को लेना और पेड़ के सभी भागों तक खाद्य पदार्थों का ट्रांसफर करना। इसका मतलब यही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस उत्तक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। फ्लोएम, जाइलम, पेरेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा। अभी बताया था, पौधों के सभी भागों तक भोजन कौन पहुंचाता है? वेरी गुड, हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फ्लोएम। क्या हो जाएगा? फ्लोएम। इसको पोषवाही भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, किस पादप उत्तक के भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है? फ्लोएम, रंध्र, जाइलम, मध्यशिरा। तो गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? फ्लोएम खाद्य पदार्थों का करता है, जाइलम जल का करता है, बचे रंध्र और मध्यशिरा। तो इन दोनों में क्या होगा? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रंध्र। ऑप्शन बी, रंध्र क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है।
नेक्स्ट देखो, जीन के जिस समूह की क्रिया को डीएनए साइट से समन्वित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन, ओपेरॉन, पोलिसोम या पॉलीपेप्टाइड। तो जीन के जिस समूह से क्रिया को डीएनए साइट से समन्वित किया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, ओप्रेन बोलेंगे। यानी कि हम जीन का पता लगाते हैं कि जैसे डीएनए भी करते हैं ना, तो उस प्रक्रिया को हम ओप्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है? आरएनए, त्वचा, डीएनए या पुष्प। तो प्राकृतिक ज्वाला मंदक है उसको हम क्या बोलेंगे? वो है हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डीएनए। नेक्स्ट देखो, आरएनए एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या है? यानी कि आरएनए का पूछा है तो आरएनए को हम बोलेंगे, देखो 4 ऑप्शन है, कंफ्यूज मत होना। राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो देखो राइबो न्यूक्लिक एसिड कौन सा ऑप्शन है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट देखो, अच्छा तो अब डीएनए का बताओ, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए। तो डीएनए को बोलेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए, उसके आगे लगा दो डीऑक्सी, तो डीऑक्सी कार्बो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसको हम बोलेंगे डीएनए। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कौन सा रासायनिक यौगिक अनिवार्यत सभी विषाणुओं में पाया जाता है? तो प्रोटीन, लिपिड, डीएनए या आरएनए। तो कौन सा पाया जाता है? तो वो पाया जाता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन सभी विषाणुओं में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यह निर्धारित करता है कि समान वंश और प्रजाति के जीवों का समूह सामान्य स्रोत से उद्भव होता है तथा यह भिन्न भिन्न स्रोतों से, यानी कि कौन किससे उत्पन्न होता है? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सीरम प्ररूप, जीव प्ररूप, विभोजी प्ररूप या डीएनए संकरीकरण। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? डीएनए से पता चलता है कि भाई ये वंश और प्रजाति का समूह सामान्य स्रोत से उद्भव यानी कि उत्पन्न हुआ या भिन्न भिन्न स्रोतों से। ऐसे नहीं पता नहीं लगाते डीएनए से कि इस मतलब संतान होती है तो पता चलता है कि भाई इसकी माता ये है, इसके पिताजी ये है। तो डीएनए इस वजह से किया जाता है। नेक्स्ट, आनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम या जीन। तो जो आनुवांशिकता की बुनियादी इकाई है उसको हम बोलते हैं जीन। जीन क्या होते हैं? ये पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्यों में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। जैसे मान लो कि किसी के पिताजी की आँखें नीली हैं तो उसके बच्चों में भी वो जीन आ जाता है। किसी के माता के बाल घुंघरालू है तो उनके बच्चों में भी यह गुण आता है। तो वो क्या होते हैं? जीन होते हैं, यानी कि आनुवांशिकता की बुनियादी इकाई। किसी के दादाजी की हाइट छोटी है तो उनके पोतों में भी यह गुण देखने को मिल जाएगा। तो ये जीन होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ एक जीन का गठन करती है? तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, हाइड्रोकार्बन्स, लाइपोप्रोटीन्स या लिपिड्स। तो जीन का गठन करते हैं उसको चीज़ को हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए से संबंधित नहीं है? डीएनए से संबंधित नहीं है वो बताना है। थाइमिन, ग्वानिन, यूरेसिल या एडेनिन। मैं बता देती हूँ, डीएनए की ऐसी संरचना होती है, ऐसी होती है संरचना। तो डीएनए और आरएनए की सेम होती है, बस एक लास्ट में है ना इनके जो होते हैं ना, तो थाइमिन, ग्वानिन, यूरेसिल और एडेनिन। तो ये चारों चीज़ तो पाई जाती है आरएनए में। अब इसमें पूछा जो डीएनए से संबंधित नहीं है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? जो डीएनए से संबंधित नहीं है ना वो है यूरेसिल। यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। ये तीनों चीज़ तो डीएनए में पाई जाती है और आरएनए में भी। तो जो यूरेसिल होता है वो आरएनए में पाया जाता है और डीएनए में पाया जाता है साइटोसिन। डीएनए में क्या पाया जाता है? साइटोसिन। ठीक है। नेक्स्ट देखो,
सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवंशिकता जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रतिलेखन, अनुवाद, स्थानांतरण या परिवहन। तो उसको हम क्या बोलेंगे? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिलेखन। नेक्स्ट देखो, डीएनए को प्रमुख रूप से खालिस्तान कोशिका में संग्रहित किया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? गोल्जिकाय, नाभिक, साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा झिल्ली। जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो हमारा सही जवाब है, उसको बोलेंगे हम नाभिक यानी केंद्र। नेक्स्ट देखो, नाभिक के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? कोशिका द्रव, गोल्जी तंत्र, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। तो किस में होता है? तो हमारा सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, खालिस्तान रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो कौन सा प्रोटीन बनाते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल, अमीनो अम्ल, साइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो कौन से रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं चारों में से? जल्दी से कमेंट करो। हमारा सही जवाब है अमीनो अम्ल रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट देखो, मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? कैरोटीन, लेमिनिन, कोलेजन या फाइब्रोनिक्टेन। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कैरोटीन। अच्छा, आपने एक बालों की शैम्पू की एक ऐड आती है, उसमें क्या बोलते हैं कि हमारे शैम्पू में कैरोटीन पाया जाता है। तो यानी कैरोटीन का मतलब क्या होता है? कैरोटीन जितनी प्रचुर मात्रा में होगा उतनी मात्रा में हमारे बाल, नाखून और त्वचा की जो ऊपरी परत है वो बनेगी। यानी कि बालों को बढ़ने में कौन मदद करता है? कैरोटीन। नाखून के बढ़ने को भी कैरोटीन मदद करता है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस घटकों को अक्सर शरीर का निर्माण खंड कहा जाता है, जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत करने और उन्हें मजबूत करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, सूक्ष्म पोषक तत्व या प्रोटीन। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रोटीन। एक बात बताती हूँ, जो लोग जिम में जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? जिम बनाने से बॉडी नहीं बनती। उसमें क्या होता है, इसमें बता रखा है ना कि शरीर का निर्माण खंड कहा जाता है। तो यानी कि जो शरीर है ना वो टूट जाता है। तो यानी कि जो हमारे प्रोटीन के वे खंड टूट जाते हैं, और जब हम कुछ चीज़ खाते हैं तो वो दोबारा बनती है और बनने पर वो मजबूत होती है। तो क्या प्रोटीन का निर्माण इसलिए किया जाता है। नेक्स्ट देखो, अमीनो अम्ल को अक्सर खालिस्तान के निर्माण खंड के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, शर्करा, प्रोटीन, वसा। अभी आया था, अमीनो अम्ल रसायन मिलकर खालिस्तान बनाते हैं, तो वो क्या बनाते थे? ऑप्शन सी, प्रोटीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है, यानी कि लेता है, अवशोषित करता है, इकट्ठा करता है? वसा, प्रोटीन, रुक्षांश यानी कि रेशायुक्त रफेज या विटामिन। तो क्या होते हैं, उसको क्या बोलेंगे? हमारा सही जवाब हो जाएगा वसा। नेक्स्ट देखो, सभी सरकारी एग्जाम से संबंधित एग्जाम मटेरियल, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ या नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। नेक्स्ट देखो, किस खाद्य घटक का सकल कैलोरी मान उच्चतम होता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट्स का या विटामिन का? तो किसका कैलोरी मान सबसे ज़्यादा होता है? तो वो होता है प्रोटीन का। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है? सेब में, सोयाबीन में, गेहूं में या मूंगफली में? तो जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है ना, तो वो पाया जाता है, हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रोटीनों का निर्माण खालिस्तान से होता है, जल्दी से बताओ। अमीनो अम्ल, वसायुक्त अम्ल, ग्लूकोज या न्यूक्लियोटाइड्स। अभी आया था, 2 बार आ चुका, तो जल्दी से कमेंट करो। वेरी गुड, ऑप्शन ए, अमीनो अम्ल प्रोटीन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट,
दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? जल्दी से बताओ, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लोबिन या कैसीन? तो जो दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है ना, प्रोटीन पूछा है, एंजाइम नहीं पूछा। तो दूध में, हमारा दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है दूध में। नेक्स्ट देखो, किसी के आहार के में संतृप्त वसा के स्थान पर असंतृप्त वसा और कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन खालिस्तान के जोखिम को कम करता है। तो मस्तिष्क का आवरण शोध, हृदय रोग, मधुमेह, इबोला। तो जो है ना, अगर हम संतृप्त वसा के स्थान पर असंतृप्त वसा ले तो वो हमें क्या करता है? तो वो करता है हृदय रोग को कम, यानी कि हृदय रोग, हार्ट अटैक जैसी बीमारी हो उसको कम करता है। नेक्स्ट देखो, लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, अमाइलेज या रेनिन? जल्दी से कमेंट करो, लार में कौन सा होता है? तो लार में पाया जाता है अमाइलेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, जटिल खाद्य पदार्थ खालिस्तान की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में विघटित हो जाते हैं। तो किसकी सहायता से? हार्मोन्स, एंजाइम, कवक या जीवाणु? तो हमारा सही जवाब है एंजाइम की सहायता से खाद्य पदार्थ, जटिल खाद्य पदार्थ सरल खाद्य पदार्थों में विघटित हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट असे, ऐसे जो यहाँ पर ऐसे लिखा हो, इसको हिंदी में ऐसे लिख रखा है, एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? गुर्दे का कैंसर, मलेरिया, रूमेटाइड्स, ऑर्थराइटिस या एड्स का? तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? तो एड्स का पता लगाने के लिए इस उपकरण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय एंजाइम है? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन या प्रोकार्बो पेप्सिडेट्स? तो बताइए, पेंटिडेट्स। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन एक सक्रिय एंजाइम है। नेक्स्ट देखो, प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? प्रोटोजोआ को छोड़कर सभी में है। इंसुलिन, पेप्सिन, रेनिन या अमाइलेज? तो अमाइलेज प्रोटोजोआ को छोड़कर सभी में मौजूद है। नेक्स्ट देखो, मानव लार में लारदार खालिस्तान नामक एक किण्वन यानी एंजाइम होता है जो श्वेत सार यानी स्टार्च, जो एक मिश्रित अणु है को शर्करा में विखंडित तोड़ता है। तो वो कौन सा होता है? लार में पूछा है। प्रोटीएज, पेस्टाइड्स, अमाइलेज या लाइपेज? अभी आया था, लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो वो होता है ऑप्शन सी, अमाइलेज। नेक्स्ट देखो, किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स जठरंत्र पथ यानी जीआई ट्रैक द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता, ऊर्जा प्रदान नहीं करता, लेकिन शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और आंत पथ को स्वस्थ रखता है? तो स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है, शर्करा होता है या फाइबर होता है? तो वो क्या होता है? फाइबर होता है। नेक्स्ट देखो, खालिस्तान को आमतौर पर मिल्क शुगर या दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। तो दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज या माल्टोज? जो दूध में पाया जाता है तो वो पाया जाता है लैक्टोज। दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट देखो, मोनोसैकेराइड्स कार्बनिक अणुओं के किस समूह से संबंधित है? लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, न्यूक्लिक अम्ल से या प्रोटीन से? तो मोनोसैकेराइड्स किससे संबंधित है? हमारा सही जवाब है कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड्स का एक उदाहरण है? फ्रुक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च या ग्लूकोज? तो जो मोनोसैकेराइड्स का उदाहरण है वो हो जाएगा फ्रुक्टोज तथा ग्लूकोज, ए और डी दोनों। नेक्स्ट देखो, हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा खालिस्तान का रूप होती है? प्रोटीन का, वसा का, विटामिन का या कार्बोहाइड्रेट्स का? तो जो स्टार्च और शर्करा किसका रूप होता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, बताओ। वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब है कार्बोहाइड्रेट्स का रूप होती है स्टार्च और शर्करा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन भंडारण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक जटिल कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तित करता है? यकृत, फेफड़े, छोटी आंत, बड़ी आंत? तो वो कौन सा अंग होता है जहाँ पर ये सारी प्रक्रिया होती है? तो वो है हमारा सही जवाब ऑप्शन ए, यकृत।
यानी लीवर में होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है। निम्नलिखित में किस भाग से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है? न्यूक्लिक अम्ल, फैटिक अम्ल, अमीनो अम्ल या ग्लूकोज? किस भाग से हो जाएगा? शायद इसको छोड़ दो, वैसे आ जाएगा ग्लूकोज। ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस रूप में कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में संचित होते हैं? लैक्टोज यानी दूध, दुग्ध शर्करा, सेलुलोज, ग्लाइकोजन या ग्लूकोज शर्करा? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट देखो, खालिस्तान ग्लूकोज का एक शाखा युक्त पॉलीसेकेराइड्स है जो जानवरों और कवक में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, पैक्टिन या काइटिन? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ग्लाइकोजन का। नेक्स्ट देखो, हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है? इंसुलिन में, ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन में या वसा में? तो जो ग्लूकोज का जो भंडारण हमारे शरीर में किया जाता है, स्टोर करके रखते हैं, तो वो करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट देखो, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने में मदद करता है। प्रोटीज, लाइपेज, पेप्टेज, पेप्टिडेज या अमाइलेज? तो जो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने में मदद करता है वो है अमाइलेज। हम बताया था ना कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ता है। ऑप्शन डी, अमाइलेज। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फिर से बता रही हूँ, वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना तथा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। अन्य सभी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी PDF मिल जाएगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना न भूलें। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।